जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते हैं और स्पेसिफिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पैक्ट फाइनेंशियल मार्केट्स पे क्या होगा, इस चीज की बात करते हैं तो एक फैक्टर ध्यान में रखना बहुत जरूरी हो जाता है और वो है इंटरेस्ट रेट्स और स्पेसिफिकली इंटरेस्ट रेट्स की डायरेक्शन। सो फॉर एग्जांपल, इंडिया में फरवरी 2025 तक आप देखो तो रेपो रेट, जो कि इकोनॉमी वाइड इंटरेस्ट रेट्स का एक बेंचमार्क है, वो 6.5% पे था, जो आरबीआई ने धीरे धीरे कम करके आज की तारीख यानी सितंबर 2025 तक 5.5% कर दिया है, यानी कि 1% घटा दिया है। ये क्यों घटाया है? क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन लो है, 1.5% है सीपीआई इन्फ्लेशन, और उसके सामने हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है वो स्लो हो रहा है। Q1 ऑफ FY26 में जीडीपी ग्रोथ, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ स्पेसिफिकली 8.8% था, जो कि उसके पिछले क्वार्टर ऑलमोस्ट 10.8% था। तो आरबीआई का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है, जो कि इंडिया में प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन रखना, उसमें तो आरबीआई सक्सेसफुल है, लेकिन इंडिया में ग्रोथ स्लो डाउन है और आरबीआई को इसकी चिंता है कि ग्रोथ बढ़ानी पड़ेगी। ग्रोथ बढ़ाने के लिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट घटा रही है, इस होप से कि इंटरेस्ट रेट घटाने से शायद इकोनॉमी में डिमांड बढ़े और डिमांड के साथ साथ जीडीपी भी बूस्ट हो। लेकिन इंटरेस्ट रेट कम रहे, इसके लिए गवर्नमेंट को साथ देना जरूरी है, वरना इंटरेस्ट रेट बढ़ भी सकता है इवन दो आरबीआई ने रेपो रेट घटाया है। ये कैसे? जब गवर्नमेंट मानो एक्सपेंडिचर बढ़ाती है तो ये एक्सपेंडिचर फंड करने के लिए सामने रेवेन्यू कलेक्शन भी जो है वो इनफ चाहिए। अगर रेवेन्यू कलेक्शन इनफ नहीं है लेकिन गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा है, तो फिर ये खर्चे को फंड कैसे करेगी गवर्नमेंट? ये खर्चे को फंड करेगी बोरोइंग करने से। गवर्नमेंट मार्केट में जाएगी, मार्केट में से फंड्स बोरो करेगी और ये बोरोइंग से एक्सपेंडिचर को फंड करेगी। लेकिन जब एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, गवर्नमेंट के टारगेट से भी ज़्यादा, वो जो गैप बढ़ जाता है, तो नेचुरली गवर्नमेंट को बोरोइंग ज़्यादा करना पड़ेगा मार्केट में से, और जब गवर्नमेंट बोरोइंग बढ़ाएगी मार्केट में से तो प्राइवेट सेक्टर के लिए फंड्स मार्केट में कम बचेंगे बोरो करने के लिए। अब प्राइवेट सेक्टर को भी तो इन्वेस्ट करना है नए प्लांट में, नए मशीनरी में, तो प्राइवेट सेक्टर जब मार्केट में जाएगी फंड्स बोरो करने के लिए, गवर्नमेंट तो ऑलरेडी है ही, तो फंड्स के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगी, और जब फंड्स के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगी तो कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट, उस पर अपवर्ड प्रेशर जाएगा ताकि डिमांड जो है फंड्स के लिए उसको केटर कर पाए। तो कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इवन दो आरबीआई ने एक्टिवली रेपो रेट जो है वो घटाया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट अपना बजट जो है उसको अच्छी तरह से मैनेज करे। इस वीडियो में हम यही चीज को देखेंगे कि क्या गवर्नमेंट अपना बजट अच्छी तरह अभी तक, यानी कि फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में मैनेज कर पा रही है या नहीं। अगर नहीं मैनेज कर पा रही है, अगर फिस्कल डेफिसिट सितंबर महीने तक, यानी कि अप्रैल 2025 से सितंबर 2025 तक फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, हो सकता है कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट पे अपवर्ड प्रेशर आए, और अगर इंटरेस्ट रेट्स पे अपवर्ड प्रेशर आया तो आरबीआई का जो एफर्ट है इंटरेस्ट रेट्स घटाने में, वो नेगेट हो जाएगा और जीडीपी स्लो डाउन और बढ़ सकता है। तो चलिए ये डेटा हम डिस्कस करते हैं। हम देखेंगे गवर्नमेंट का रेवेन्यू, स्पेसिफिकली टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, उसके सामने हम देखेंगे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, स्पेसिफिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि डे टू डे खर्चे जो है गवर्नमेंट के वो कितने रहे हैं, उसके सामने इन्वेस्टमेंट यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने कितना किया है सितंबर महीने तक, और गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बीच में जो गैप है वो गैप कितना रहा है, क्या गवर्नमेंट को मार्केट में से ज़्यादा बोरो करना पड़ेगा या नहीं। इसको जानने से हमें पता चलेगा कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट्स की ट्रेजेक्टरी, डायरेक्शन जो है वो क्या रह सकती है। अब रिमेंबर कि ये डेटा सीजीए रिलीज करता है, आप सीजीए की वेबसाइट पे जाओगे तो ये डेटा आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम टैक्स रेवेन्यू देखें और उसमें भी ग्रोस टैक्स रेवेन्यू, अब इसमें ग्रोस टैक्स रेवेन्यू में ग्रोस का मतलब क्या है इस चीज को हम आगे समझेंगे, लेकिन ओवरऑल टोटल टैक्स रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट का, वो अप्रैल से लेके सितंबर महीने में, अप्रैल टू सितंबर 2025 में 18,65,000 करोड़ जितना रहा है, लेकिन ये पिछले साल के सेम पीरियड की कंपैरिजन से सिर्फ 2.8% का ही ग्रोथ है। यूनियन बजट में गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट किया था कि गवर्नमेंट अपना ग्रोस टैक्स रेवेन्यू जो है वो पूरे साल में FY26 में 10.8% से ज़्यादा बढ़ाएगी।
तो ग्रोस टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट के टारगेट के कंपैरिजन से काफ़ी कम हो रहा है फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में। अब सेकेंड हाफ में ऑन एवरेज 10.8% हो पाएगा, लगता नहीं मुझे, क्योंकि इसके लिए रेवेन्यू कलेक्शन काफ़ी बढ़ाना पड़ेगा गवर्नमेंट को सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में, तो अनलाइकली लगता है। अब ग्रोस टैक्स रेवेन्यू में कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? वेल, एक तो है कॉर्पोरेशन टैक्स, कंपनीज ने कितना टैक्स पे किया है। तो अप्रैल से लेकर सितंबर 2025 तक कॉर्पोरेट्स ने 4,66,000 करोड़ जितना टैक्स पे किया है, जो कि पिछले साल के सेम पीरियड के कंपैरिजन से सिर्फ 1.1% का ग्रोथ है। गवर्नमेंट ने यूनियन बजट में कितना प्रोजेक्ट किया था? गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किया था कि हमारा कॉर्पोरेशन टैक्स कलेक्शन ऑलमोस्ट 10.4% से बढ़ेगा पूरे साल में। क्या सेकेंड हाफ में ये कवर कर पाएगी गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन टैक्स कलेक्शन का? हाईली अनलाइकली। और कॉर्पोरेशन टैक्स कलेक्शन नेचुरली इसलिए स्लो है क्योंकि जीडीपी ग्रोथ फर्स्ट क्वार्टर में स्लो रही है। फिर इनकम टैक्स कलेक्शन में भी सेम हालत है। इनकम टैक्स कलेक्शन अप्रैल से सितंबर 2025 तक 5.91 लाख करोड़ जितना रहा है, जो कि पिछले साल की कंपैरिजन से सिर्फ 4.7% का ग्रोथ है। और इसमें गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किया था यूनियन बजट में कि ग्रोथ पूरे साल में ऑलमोस्ट 14.4% का होगा। अब इनकम टैक्स कलेक्शन क्यों स्लो है? इसका एक रीजन ऑब्वियसली जीडीपी स्लो डाउन तो है ही, लेकिन मेजर रीजन ये है कि यूनियन बजट में गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स रिलीफ अनाउंस की थी, यानी कि 12 लाख तक की इनकम पे 100% रिबेट मिलेगा। तो 12 लाख की इनकम तक लोगों को कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में दिख रहा है। होपफुली धीरे धीरे जो बेनिफिट जो है इनकम टैक्स रिड्यूस करने का कंजम्पशन पे, प्राइवेट कंजम्पशन पे जो बेनिफिट है वो सेकेंड हाफ में होपफुली दिख सकता है। जीएसटी भी रिड्यूस किया है गवर्नमेंट ने, तो इसका भी प्राइवेट कंजम्पशन में इम्पैक्ट हो सकता है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। तो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में जीडीपी ग्रोथ कंपैरेटिवली अच्छी हो सकती है। अब थर्ड है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स या एसटीटी। उसमें सिर्फ 26,000 करोड़ का कलेक्शन है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन से सिर्फ 0.6% का ग्रोथ है। गवर्नमेंट ने क्या प्रोजेक्ट किया था यूनियन बजट में कि एसटीटी हमारा 41.8% से ज्यादा बढ़ेगा कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो क्लियरली एसटीटी कलेक्शन, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में कलेक्शन बहुत स्लो है इस बार, क्योंकि मार्केट में शायद वॉल्यूम्स इतने लो है। फिर जीएसटी में भी वही चीज़ है। सेंट्रल जीएसटी की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने 4,66,000 करोड़ का कलेक्शन किया है, जो कि पिछले साल की कंपैरिजन से ऑलमोस्ट 5.6% का ग्रोथ है। 5.6 या 8% का ग्रोथ है। गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किया था कि ऑलमोस्ट 10.9-11% का ग्रोथ होगा। तो जीएसटी में भी स्लो ग्रोथ है। फिर दूसरी कुछ चीज़ें जैसे यूनियन टेरिटरीज में जीएसटी जो है बहुत माइनर अमाउंट है, हार्डली 2,000 करोड़, तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल रेवेन्यू कलेक्शन में इतना नहीं है। इंटीग्रेटेड जीएसटी में 8,000 करोड़ कम आए हैं, तो इसका भी मेजर रेवेन्यू कलेक्शन में इतना इम्पैक्ट नहीं है। जीएसटी कंपेंसेशन सेस जो है, यानी कि सेंटर जो स्टेट्स को कंपेंसेट करती है, स्टेट्स के रेवेन्यू, जीएसटी रेवेन्यू में जो शॉर्टफॉल फर्स्ट आई थिंक 5 years में हुआ होगा, उसके लिए जीएसटी कंपेंसेशन सेस गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी स्टेट्स को कंपेंसेट करने के लिए। तो उसमें फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में ऑलमोस्ट 73,000 करोड़ का कलेक्शन हुआ था, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन से 1.5% कम था। कस्टम्स ड्यूटी अगर आप देखो तो कस्टम्स ड्यूटी गवर्नमेंट 1,07,000 करोड़ कलेक्शन कर पाई है, जो कि पिछले साल की कंपैरिजन से 5.4% कम था। गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किया था कि 2.1% बढ़ेगा पिछले साल की कंपैरिजन से। कस्टम्स ड्यूटी कम हुई है। एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये भी टैक्स रेवेन्यू के अंडर में आता है। तो ये 1,39,000 करोड़ का कलेक्शन हुआ है, जिसमें ऑलमोस्ट 8% की ग्रोथ है। गवर्नमेंट ने बजट किया था कि 3.9% से बढ़ेगा। तो ये सारी चीज जो है, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, एसटीटी, जीएसटी, ये सारी चीज को मिला के होता है ग्रोस टैक्स रेवेन्यू। अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आई थिंक आर्टिकल 268 to 270 के हिसाब से ग्रोस टैक्स रेवेन्यू में से कुछ शेयर जो है वो गवर्नमेंट को स्टेट्स को डिसबर्स करना पड़ता है। तो इस साल अप्रैल से लेकर सितंबर में ये अमाउंट में से स्टेट्स को कितना दिया है गवर्नमेंट ने, तो ये ऑफिशियल जो अमाउंट, टेक्निकल लैंग्वेज है, इसको बोलते हैं असाइनमेंट टू स्टेट्स। इसमें से गवर्नमेंट ने स्टेट्स को ऑलमोस्ट 6.31 लाख करोड़, 6,31,000 करोड़ का डिस्पर्समेंट किया है, असाइनमेंट किया है स्टेट्स को, ताकि स्टेट्स अपनी जो स्कीम्स है या कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है उसमें स्पेंड ज्यादा कर पाए। तो ये पिछले साल की कंपैरिजन से आप देखो तो ऑलमोस्ट 16% का ग्रोथ है, जो कि
गवर्नमेंट ने टारगेट किया था कि ऑलमोस्ट 10.5% का ग्रोथ होगा। तो इस साल स्टेट्स को ज्यादा डिस्पर्स किया है गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो इसको चलते जब ग्रोस टैक्स रेवेन्यू में से असाइनमेंट टू स्टेट्स हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा नेट टैक्स रेवेन्यू। नेट टैक्स रेवेन्यू आप देखो तो 12,29,000 करोड़ का होता है, यानी कि 18,65,000 करोड़ माइनस 12,29,000 करोड़, जो कि पिछले साल की कंपैरिजन से 2.8% से कम है। नेट टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का पिछले साल की कंपैरिजन से इस साल अप्रैल टू सितंबर 2025 में 2.8% से कम है, क्योंकि मेजर रीजन ये है कि गवर्नमेंट ने स्टेट्स को ज्यादा फंड्स डिस्पर्स किए हैं, 16% ज्यादा फंड्स डिस्पर्स किए हैं। क्यों ज्यादा फंड्स डिस्पर्स किए हो सकते हैं? मेरा मानना यह है कि इस साल गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो अपना खुद का कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो टारगेट है वो 11,21,000 करोड़ का रखा है, और उसमें रोड्स और रेलवेज में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का स्पेंडिंग जो है उसका टारगेट गवर्नमेंट ने बढ़ाया नहीं है, क्योंकि शायद गवर्नमेंट को लगता था कि रोड्स में, नेशनल हाईवेज और वो सब में एक तरह से एब्जॉर्प्शन जो है, पिछले साल जितना इन्वेस्टमेंट किया है रोड्स और रेलवेज में, उसके बाद अब एब्जॉर्प्शन थोड़ा स्लो हो रहा है। तो ज्यादा फंड्स का क्या करें? ज्यादा फंड शायद हम स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करें, तो हो सकता है कि स्टेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा कर पाए अपनी तरफ से, तो इसका बेनिफिट इकोनॉमी को मिल सकता है। तो मेरा मानना यह है, इसीलिए गवर्नमेंट ने शायद चूज किया होगा कि इस साल स्टेट्स को ज्यादा असाइन करे। तो नेट टैक्स रेवेन्यू 2.8% से घटा है। अब दूसरा मेजर रेवेन्यू कौन सा है गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू के अलावा? वो है नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू की अगर हम बात करें, वो गवर्नमेंट ने अप्रैल से सितंबर 2025 तक 4,66,000 करोड़ जितना कलेक्शन किया है, जो कि पिछले साल की कंपैरिजन से ऑलमोस्ट 30.5% ज्यादा है। 30.5% का ग्रोथ है। ये ग्रोथ किस लिए है? एक तो है इंटरेस्ट इनकम, यानी कि गवर्नमेंट ने मानो स्टेट्स को कोई लोन दी हो, या यूनियन टेरिटरीज को लोन दी हो, या पीएसयूज को लोन दी हो, तो इस पे गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिलता है। वो इंटरेस्ट करीब 18,000 करोड़ का मिला है। और देन सेकेंड इंपॉर्टेंट और मेजर चीज है डिविडेंड्स और प्रॉफिट्स। तो गवर्नमेंट को पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से डिविडेंड्स मिलता है, और सेंट्रल बैंक से, आरबीआई से डिविडेंड मिलता है हर साल। टोटल मिला के ये डिविडेंड देखो तो 3,21,000 करोड़ जितना कलेक्शन अप्रैल से सितंबर तक गवर्नमेंट ने किया है। 3,21,000 करोड़ के डिविडेंड्स एक बहुत बड़ी रकम है, और ये इसलिए है क्योंकि आरबीआई ने इस साल गवर्नमेंट को 2,56,000 करोड़ जितना डिविडेंड ट्रांसफर किया है। तो गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू का शॉर्टफॉल जो हमने देखा, 2.8% से टैक्स रेवेन्यू घटा है, इसके सामने आरबीआई ने गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ जितना डिविडेंड ट्रांसफर किया है। तो ये मेजर डिविडेंड जो ट्रांसफर किया है, ये गवर्नमेंट को हेल्प कर रही है एक्सपेंडिचर करने के लिए। अगर ये डिविडेंड ट्रांसफर नहीं किया होता तो शायद हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है वो काफ़ी बढ़ जाता, जैसे हम आगे देखेंगे। तो ये याद रखना ज़रूरी है कि आरबीआई ने गवर्नमेंट की मदद की है एक्सपेंडिचर को फंड करने के लिए। एंड देन फाइनली अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू, वो 1,26,000 करोड़ जितना कलेक्शन हुआ है उसमें। अब अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू में नॉर्मली क्या रहता है, इसमें दूसरी चीज़ें आती है डिविडेंड और प्रॉफिट के अलावा, या टैक्स रेवेन्यू के अलावा दूसरी चीज़ें क्या है? मानो पासपोर्ट फीस है, या फिर गवर्नमेंट टेलीकॉम स्पेक्ट्रम का ऑक्शंस करती है हर साल, तो स्पेक्ट्रम ऑक्शंस रिसीट्स है, या फिर टेलीकॉम लाइसेंस फीस है, या फिर बैंकिंग रेगुलेशन फीस है। ये सारी अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। तो ये 1,26,000 करोड़ का कलेक्शन है जो गवर्नमेंट ने किया है। तो ये हो गया नॉन टैक्स रेवेन्यू का कलेक्शन, जो कि पिछले साल की कंपैरिजन से 30% ज्यादा है। अब इसके अलावा थर्ड चीज जो है, जो गवर्नमेंट की रिसीट्स में आती है, वो है नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। तो नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स एक टेक्निकल टर्म है, फैंसी टर्म है, लेकिन इसमें मेजर चीज तो ये है कि रिकवरी ऑफ लोन्स। तो गवर्नमेंट ने जो स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज को लोन्स दी है, उसकी अगर रिकवरी आ रही है तो वो भी एक तरह से रिसीट है जो कैपिटल रिसीव कर रही है गवर्नमेंट। तो ये कितना रहा है अप्रैल से सितंबर तक? ये 35,000 करोड़ जितना रहा है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन से ऑलमोस्ट 238% ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल अमाउंट के हिसाब से देखें तो कम है। एंड देन ऑब्वियसली डिसइन्वेस्टमेंट और वो सब भी होता है, तो वो खास हुआ नहीं है इस साल। याद रखने के लिए यही है कि नॉन डेट कैपिटल रिसीट का अमाउंट जो है वो माइनर है। ऑलमोस्ट पूरे रिसीट्स का पोर्शन देखे, परसेंटेज पोर्शन देखे, तो सिर्फ 2% जितना जो है वो नॉन डेट कैपिटल रिसीट होता है।
नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो ओवरऑल रिसीट्स का ऑलमोस्ट 30% है ऑलमोस्ट, और टैक्स रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट का ओवरऑल रेवेन्यू जो है उसका ऑलमोस्ट 70% है। तो टैक्स रेवेन्यू बहुत मेजर कंपोनेंट है, और ये याद रखना भी ज़रूरी है कि टैक्स रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा स्टेबल रहता है, वो ज़्यादा ईयर ऑन ईयर उसमें वॉलेटिलिटी जो है वो कम रहती है। लेकिन नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो हाईली वॉलेटाइल रहता है, वो हर साल स्टेबल नहीं रहता। सो फॉर इंस्टेंस हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आरबीआई शायद इतना डिविडेंड ट्रांसफर ना करे गवर्नमेंट को, हो सकता है कि पीएसयूज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी जो है वो गवर्नमेंट को इतने सारा डिविडेंड या प्रॉफिट्स ट्रांसफर ना करे। तो ये अच्छी बात नहीं है कि गवर्नमेंट आरबीआई पे डिपेंड रहे अपने एक्सपेंडिचर्स फंड करने के लिए हर साल। शायद इस साल जीडीपी लो थी, रेवेन्यू कलेक्शन लो हुआ है, तो आरबीआई का डिविडेंड काम आ गया है, लेकिन प्रूडेंस के पर्सपेक्टिव से के हिसाब से नॉन टैक्स रेवेन्यू पे रिलाई करना अच्छी बात नहीं है गवर्नमेंट के लिए। तो ये हो गई रिसीट्स की बात। अब रिसीट्स के बाद अगर हम एक्सपेंडिचर्स की बात करें, अच्छा रिसीट्स में अगेन मैं रिवाइज कर लूँ तो एक तो आता है टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू, नेट टैक्स रेवेन्यू स्टेट्स को ट्रांसफर करने के बाद कितना है गवर्नमेंट के पास, 12,29,000 करोड़। फिर उसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू अगर आप ऐड कर दो तो 4,66,000 करोड़, एंड देन नॉन डेट कैपिटल रिसीट 35,000 करोड़ का अगर आप ऐड करो तो टोटल रिसीट्स जो है गवर्नमेंट की, टोटल रिसीट्स कितनी रही है गवर्नमेंट की, वो रही है 17,30,000 करोड़ सितंबर महीने तक, जो कि पिछले साल की कंपैरिजन से 5.6% से बड़ी है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। अब अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर में दो तरह के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी डे टू डे एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के होते हैं, मानो सैलरीज पे करना, एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज देना सिटीजन्स को, सब्सिडीज है, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। ये रिकरिंग है, एवरी ईयर पे करना पड़ता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की अगर हम बात करें तो एक्सपेंडिचर्स, उसमें भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, तो वो गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 17,22,000 करोड़ जितने किए हैं, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन से सिर्फ 1.5% का ग्रोथ है। तो एक तरफ रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल 2.8% से कम है, तो उसको रेवेन्यू शॉर्टफॉल कम है तो उसको मैच करने के लिए गवर्नमेंट ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है यानी कि डे टू डे एक्सपेंडिचर वो सिर्फ 1.5% से ग्रो किया है, वो ज़्यादा शार्पली ग्रो नहीं किए। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो है वो गवर्नमेंट ने अप्रैल से सितंबर तक 5.8 यानी कि 5,80,000 करोड़ जितना किया है, जो कि पिछले साल की कंपैरिजन से ऑलमोस्ट 40% ज़्यादा है। अब गवर्नमेंट ने यूनियन बजट में कितना प्रोजेक्ट किया था, गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किया था कि पूरे साल में 10% ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, लेकिन 40% ज़्यादा है फर्स्ट हाफ में। तो बहुत अच्छी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम है, उसके सामने गवर्नमेंट ने अपने जो रिकरिंग डे टू डे एक्सपेंसेस है उसको कंट्रोल में किया है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम नहीं किया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बरकरार रखना ये बहुत अच्छी चीज़ इसलिए है क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो फिस्कल मल्टीप्लायर है, उसका जो इम्पैक्ट है इकोनॉमी में, वो बहुत ज़्यादा है। कितना है? वो कुछ डेटा के हिसाब से, कुछ इकोनॉमिस्ट के हिसाब से 2.45 है। फिस्कल मल्टीप्लायर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का है 2.45 का मतलब ये है कि हर एक रुपये जो गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है इकोनॉमी में, उससे जीडीपी 2.45 रुपीज़ से बढ़ती है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का बहुत ज़्यादा फायदा होता है इकोनॉमी में, जॉब्स बढ़ती है, इनकम्स बढ़ती है और लॉन्ग टर्म बेनिफिट रहता है इकोनॉमी को। तो इस गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा रखा है। कैसे? आरबीआई के डिविडेंड से। डिविडेंड मिला है आरबीआई को, ये डिविडेंड गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर्स करने में इस्तेमाल किए हैं। अगेन इस पे निर्भर रहना, नॉन टैक्स रेवेन्यू पे निर्भर रहना, डिविडेंड्स पे निर्भर रहना, ये एक अच्छा बजट प्रैक्टिस नहीं है। होपफुली आगे जाके जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी। जीएसटी कट्स भी किए हैं तो उससे भी जीडीपी को बेनिफिट मिलेगा। ऑलमोस्ट 1%, 0.8 to 1% जितनी जीडीपी बूस्ट होगी, ऐसा कुछ इकोनॉमिस्ट का अनुमान है। लेकिन ओवरऑल आप देखो तो गवर्नमेंट ने बजट काफ़ी अच्छा मैनेज किया है अप्रैल से लेके सितंबर महीने तक। इसके चलते हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है यानी कि एक्सपेंडिचर्स माइनस रेवेन्यू, फिस्कल डेफिसिट। अब रिमेंबर रेवेन्यू, टोटल रिसीट्स कितना था गवर्नमेंट का, हमने डिस्कस किया 17,30,000 करोड़।
उसके सामने एक्सपेंडिचर कितना है गवर्नमेंट का? एक्सपेंडिचर ऑलमोस्ट 17 + 5 सो 23-24 लाख करोड़ जितना है। तो टोटल मिला के गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू 5.7 करोड़ का है, जो कि गवर्नमेंट करेगी बोरो करके, डोमेस्टिक मार्केट में से बोरो करके इस चीज को फंड करेगी। तो गवर्नमेंट मोर और लेस फिस्कल डेफिसिट जो है उसको मैनेज कर पाई है और अभी तक इतना प्रॉब्लम नहीं है। 5.7 लाख करोड़ जो है वो गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट किया था पूरे साल कितना फिस्कल डेफिसिट रखेगी, गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किया था कि पूरे साल 15,68,000 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट रखेगी, जो कि जीडीपी का ऑलमोस्ट 4.4% जितना है। तो फिस्कल डेफिसिट टारगेट गवर्नमेंट ने 4.4% रखा था। इसके सामने गवर्नमेंट ने फर्स्ट हाफ में सिर्फ 5.7 लाख करोड़ का फिस्कल डेफिसिट रखा है, अटेन किया है। तो गवर्नमेंट के पास अभी काफी सारा हेडरूम है। तो इसके चलते हो सकता है कि गवर्नमेंट को अपना बोरोइंग टारगेट भी नहीं बढ़ाना पड़ेगा और फिस्कल डेफिसिट का टारगेट हाईली लाइकली अचीव कर पाएगी और इंटरेस्ट रेट्स पे भी अपवर्ड प्रेशर नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा फुल बजट का डिस्कशन सितंबर महीने तक। यही चीज़ हम आगे भी डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हमारे पास आगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मंथ्स का डेटा आता रहेगा। लेकिन बॉटम लाइन इस वीडियो से ये है कि एक रेवेन्यू कलेक्शन गवर्नमेंट का काफ़ी म्यूटेड रहा है इस बार। टैक्स रेवेन्यू 2.7% से घटा है, लेकिन नॉन टैक्स रेवेन्यू 30% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, जिसके चलते ओवरऑल टैक्स रिसीट्स, ओवरऑल जो रिसीट्स है गवर्नमेंट के, जो रेवेन्यूज है वो 5.8% से बढ़े हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू 25% ऑफ टोटल रेवेन्यूज है और टैक्स रेवेन्यू जो है वो ऑलमोस्ट 70% जितना है। तो टैक्स रेवेन्यू जो है वो ओवरऑल रेवेन्यूज का एक बड़ा पार्ट है। टैक्स रेवेन्यू रिमेंबर की स्टेबल फॉर्म ऑफ रेवेन्यू है। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो वॉलेटाइल है, वो हर साल सेम नहीं रहता, हर साल स्मूथ नहीं रहता। तो ये एक अच्छी बात नहीं है कि गवर्नमेंट नॉन टैक्स रेवेन्यू पे फोकस पे डिपेंड रहे अपने एक्सपेंडिचर्स को फंड करने के लिए। इस बार तो आरबीआई ने डिविडेंड दिया है, इसलिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फंड कर पा रही है। लेकिन आरबीआई ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डे टू डे एक्सपेंडिचर जो है वो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में कंट्रोल रखा है, सिर्फ 1.5% से ग्रो हुआ है। उसके सामने कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने 40% से बढ़ाया है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इकोनॉमी के लिए। लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर जिसके बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म एक साल से ज़्यादा मिलेंगे, ऐसा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने बढ़ाया है। फिस्कल डेफिसिट का जो ट्रेजेक्टरी है, वो प्रोग्रेस है, वो भी गवर्नमेंट के टारगेट के अंदर ही चल रहा है। तो हाईली लाइकली अगर जीडीपी ग्रोथ आगे जाके आगे के क्वार्टर्स में स्लो नहीं रही तो फिर गवर्नमेंट अपना फिस्कल डेफिसिट टारगेट मीट कर पाएगी, बोरोइंग मार्केट से कम करेगी और इंटरेस्ट रेट्स पे भी अपवर्ड प्रेशर नहीं आएगा। तो आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट्स कम किए हैं अभी तक, वो उसका इम्पैक्ट जो है वो सक्सेसफुली इकोनॉमी में देखने मिलेगा। इस हफ्ते के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते विद मोर इंटरेस्टिंग इंसाइटफुल डेटा। तब तक के लिए हैव अ गुड वीक।